हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास उपनिवेशवाद से अभ्युदय तक डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। देखो, आधुनिक भारत की शुरुआत भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ आई थी वो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इस तरीके से आए थे। तो जो सबसे पहले हैं वो आए हैं पुर्तगाली यूरोपियों में। पुर्तगाली 17 मई 1498 ईस्वी को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीगढ़ नामक बंदरगाह पर आया और वहाँ का तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन था। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरीप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो वास्को डी गामा 1498 में आया। इससे पहले अगर 1398 में जाओगे जब चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। अच्छा, वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी भी व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित हुए और भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा और दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। अच्छा, जब ये आए थे तो इन्होंने अपनी कोठियाँ भी स्थापित की थी भारत में। तो देखो, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए हैं जो, और इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की थी। पहले देखो, ये दो थे, एक वास्को डी गामा, एक कोलंबस। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। बाद में एक अमेरिगो यात्री पहुंचे थे, उनके नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा था। अच्छा, इन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में उन्होंने भारत में पहली कोठी स्थापित की। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने भारत में पहली कोठी सूरत में खोली थी 1608 में। देखो, जो अंग्रेज आए थे तो इसकी परमिशन के लिए पहले विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में। फिर सर टॉमस रो आए थे 1615 1619 तक सर टॉमस रो थे और 1608 में आए थे ये विलियम हॉकिंस। तो ये परमिशन के लिए आए थे कोठी खोलने के लिए। फिर जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ में 1616 ईस्वी में हुई। ट्रांकवेर में 1620 में भारत में पहली कोठी खोली। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। ये कोलबर्ट एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसकी सहायता से। और भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में 1667 में खोली थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई और गोहनबर्ग 1733 में भारत में पहली कोठी स्थापित। तो इनका आने का क्रम इससे याद किया जा सकता है कि भाई PDEF, ऐसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये ऐसे ऐसे आए थे। जो अंग्रेज आए थे तो उन्हें 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था। सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो पुर्तगालियों का भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और व्यापार करना। मेन पर्पज ऑफ कमिंग टू इंडिया इज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड डू बिजनेस। और भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय आया था वो वास्को, मतलब पहला जो आदमी आया, सबसे पहला व्यापारी, वो वास्को डी गामा आया। फिर इन्होंने क्या है, अपने वो स्थापित कर दिए थे स्टार्ट वायसराय और वो सब बनाना। तो पहला जो वायसराय आया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। देखो, इन्होंने जो अपने व्यापारिक केंद्र जो पुर्तगालियों ने कोची, गोवा, दमन और दीव में किए थे। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक अधिकार को स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रयोग भी किया था। इस कार्य में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता के कारण विजय मिली। अच्छा, सबसे पहला जो है पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है और उसके बाद आया है, अभी पुर्तगाली के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वो 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय बन के आया था और 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार किया था। समुद्री डकैती, लूटपाट, अमानवीय अत्याचार और अव्यवस्था फैलाने के बावजूद इन्होंने पुर्तगालियों ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था
और इन्होंने गोवा दमन दीव को 1961 तक पुर्तगाल के अधिकार में रहे थे। ये सबसे लास्ट में पुर्तगाली हमारे यहाँ से गए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डचों का आगमन। डचों में 1602 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना और भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1610 ईस्वी में पुलिकट में की गई थी। देखो 1602 ईस्वी में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। डच संसद ने इन्हें भारत तथा पूर्व के देशों में व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाकों को जीतने, किले निर्मित करने की अधिकार दे दिए थे। और भारत में जो पहला जो कारखाना है ये मछलीपट्टनम में, पुलिकट में ये खोला है इन्होंने। और डचों ने जो है पश्चिमी भारत के सूरत, भड़ौच, कैवे, अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागापट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा में व्यापारिक केंद्र खोले थे। अच्छा, जो डचों की जो खास दिलचस्पी थी वो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड द्वीपों में थी और ये मसाले का व्यापार करते थे। अच्छा, डचों ने पुलिकट में पैगोडा नाम के सिक्कों का प्रचलन भी कराया था। और 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया और उन्होंने उनकी भारत में शक्ति को समाप्त कर दिया। तो डच 1602 ईस्वी में आए हैं और 1769 में चले गए। बेदरा के युद्ध में ये अंग्रेजों को पराजित हुए और ये आपका यहाँ आपका जो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा में सेटल हो गए। अब देखते हैं अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेज जो दिसंबर 16 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ इन दिसंबर 1600 ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ए 15-year मोनोपोली ऑन ट्रेड विद ईस्ट और जहांगीर से भारत में व्यापारिक कोठियों खोलने की अनुमति प्राप्त की। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आए थे, फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आए थे। देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र दिया था। इन्होंने 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और अपना दूत विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। 1615 ईस्वी में कंपनी के दूत सर टॉमस रो ने तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा फैक्ट्रियों के दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त की थी। फिर हुआ था कि फिर 1622 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमार से होने के बदले में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया था। 1622 में पुर्तगालियों का जैसे बम्बई पे कब्जा था, उन्होंने अंग्रेजों को ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। और अगर पहले 1608 में सूरत में स्थापित की थी और फिर दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। और ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज स्वरूप बम्बई नगर मिला था। तो इस तरह से ये अंग्रेजों का रहा। फिर अंग्रेजों ने आपका प्लासी का युद्ध लड़ा, वो सब और अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट फ्रांसीसियों का देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुई थी और इस पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। जैसे वो प्राइवेट कंपनी थी ये, लेकिन ये राज्य सरकारी कंपनी थी। देखो लुई 14वें के शासनकाल में उसके एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान भारत दल पहुंचा था। और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर और पांडिचेरी में अपनी स्थिति मजबूत करके रखी थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के स्थित कारखाने की किलेबंदी करके उसे फोर्ट लुई का नाम दिया था। और 1746-48 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला। फिर 1748 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हुई, तो इन दोनों कंपनियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। फिर 1749 से 54 तक इन्होंने कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लड़ा, कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता के लिए। तो पहले यहाँ वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया था
वहीं अंग्रेजों ने जो है कर्नाटक में अनवरुद्दीन और हैदराबाद में नासिर जंग को पक्ष लिया था। 1749 में फिर अंबर के युद्ध में कर्नाटक का अनवरुद्दीन मारा गया और उसका बेटा मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया। तो ये सब आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए थे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश कंपनी बनाम फ्रांसीसी कंपनी। देखो 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर आया। By the end of 17th century, the British had eliminated the Portuguese and Dutch rivals, and in the 18th century, France engaged as a new rival. तो फ्रांस नया राइवल था, तो इनके आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए थे। अच्छा, प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध हो गया था, फिर सेकंड आंग्ल फ्रेंच युद्ध हो गया था, और फिर एक 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रांसीसी कंपनी हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आयरकूट ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और फ्रांसीसियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया इंडिया में। फिर वो मतलब सिकुड़ के रह गए थे, जैसे चंद्रनगर और ऐसी जगहों पर रह गए थे। चंद्रनगर, पौंडीचेरी, इन्हीं जगहों पर रह गए थे। फिर एक मेजर पावर अंग्रेजी बच गए थे। एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। 1620 ईस्वी में वैंकूवर के समुद्री तट पर एक कारखाना स्थापित किया था। डेंस ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी पर ज़्यादा ध्यान दिया था, और 1845 में डेंस ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अब बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। देखो बंगाल में क्या है, बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला का शासन कब रहा है आपका? 1757 में। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 के जो 1757 में जो हुआ है प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई है। तो बंगाल के इस काल का जो है, बंगाल जो है इस काल का भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था, और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। ये हित कैसे जुड़े हुए हैं कि भाई देखो 1770 ईस्वी में, 1717 में एक बार फर्रुखसिंह जब बीमार हो गए थे, तो एक अंग्रेज सर्जन ने उनका इलाज किया। इसके बदले सम्राट फर्रुखसिंह ने एक शाही फरमान जारी किया था, और बंगाल में कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आज़ादी दे दी गई थी। साथ ही साथ यहाँ मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। अच्छा, हालांकि कंपनी के व्यापारियों को, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी, किंतु उन्हें भी वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। अच्छा, फर्रुखसिंह ने जो फरमान जारी किया था, उससे कंपनी और बंगाल के नबी बीच झगड़ा पैदा हो गया, क्योंकि इससे बंगाल को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। तो इसके बाद सिराजुद्दौला ने इनको रोका। हुआ क्या, देखो पहले तो अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी 10 अप्रैल 1756 को। तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने बंगाल में कंपनी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, किंतु इन्होंने कर देने से साफ मना कर दिया, और साथ ही कलकत्ता से आने वाले माल पर भी भारी शुल्क आरोपित कर दिए। तो फिर उसके बाद और क्या किया था, और उन्होंने नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। तो इसके बाद सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को क्रम से चंद्रनगर और कलकत्ता की किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। दोनों को बोला कि फ्रांस वाले चंद्रनगर में आप बंद कर दो और कलकत्ता में अंग्रेज बंद कर दें। लेकिन अंग्रेजों ने इसे अनसुना कर दिया, और बंगाल के नवाब ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद इनको जो है क्लाइव, फिर इनके बाद वहाँ से ये चले गए। फिर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। फिर उसके बाद क्लाइव ने साठगांठ की थी मीर जाफर से। देखो उन्होंने मीर जाफर को बोला हम आपको नवाब बना देंगे। उसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद
इन सब से मिला क्लाइव और उनको अपनी साइड में कर लिया। फिर इस तरीके से बंगाल को जो नवाब है उसको गद्दी से हटाने के उद्देश्य से 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद से 20 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का पहला युद्ध हुआ। तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा के किनारे प्लासी नामक स्थान पर। ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नाम सिराजुद्दौला के मध्य। परिणाम ये हुआ कि बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। देखो ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये मीर जाफर तो अंग्रेजों की साइड से हिस्सा ही नहीं लिया, राय दुर्लभ भी उनकी साइड हो गया, जगत सेठ, अमीचंद सब उनकी साइड हो गए। इस युद्ध में बंगाल की सेना के 2 बहादुर सिपाही मीर मदान और मोहनलाल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि मीर जाफर राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली नवाब की सेना युद्ध में उतरने के बजाय मूक दर्शक बनकर देखती रही। नवाब सिराजुद्दौला मजबूरीवश भाग खड़ा हुआ, किंतु बीच रास्ते में ही मीर जाफर के बेटे मीर मरान ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो बना मीर जाफर। तो वार ऑफ प्लासी हमने देखा कि भाई ये 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी ये गंगा नदी के किनारे है मुर्शिदाबाद जिले में, ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बीच में सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, अभी फिर क्या हुआ था, फिर मीर जाफर बन गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की जमींदारी भी देती थी और 1,77,00,000 रुपए भी दिए और कंपनी के अधिकारियों को भी उपहार स्वरूप में बहुत बड़ी रकम दी थी। मीर जाफर के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप और कंपनी के अधिकारियों द्वारा की जा रही बेतहाशा मांग के मद्देनजर कंपनी और नवाब के संबंधों में फिर से कटुता आ गई और अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को अब हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बिठा दिया गया, नवाब बना दिया है। तो मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। उसके बाद मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अच्छा, जो मीर कासिम था, मीर कासिम को जो नवाबी मिली थी तो उसने उस उपलक्ष्य में कंपनी को वर्धमान, मिर्दनापुर, चटगांव की जमींदारी दी और कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप 29 लाख रुपए दिए। लेकिन जो मीर कासिम को जल्दी समझ आ गया था कंपनी की असीमित मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए अपने प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर उसने मुंगेर स्थानांतरित किया। अच्छा, जो मीर कासिम था वो योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था, इसलिए स्वयं को विदेशी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखना चाहता था। तो इसीलिए अंग्रेज और मीर कासिम के बीच टकराव पैदा हो गया। तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम अवध जाता है। वहाँ मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक अन्य सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। अब सैन्य गठबंधन कर लिया तो इसके बाद होता है अब बक्सर का युद्ध। तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और इधर से, तो अंग्रेजों की साइड से थे ये हेक्टर मुनरो और इस साइड से 3 थे ये मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें परिणाम हुआ कि कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई और कंपनी का अधिकार केवल बंगाल तक ही नहीं, अवध और मुगल शासक भी हो गया। देखो, जो मीर कासिम था, ये युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध अंग्रेजों सेना नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। अच्छा, इसमें जो मीर कासिम था ये तो भाग गया था नेपाल की साइड। फिर शाह आलम के द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय के साथ, जो सम्राट शाह आलम द्वितीय था, इसके साथ इलाहाबाद की संधि की हुई 1765 ईस्वी में। इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निर्विवाद शासक बन गए और अवध उनकी दया का मोहताज बन के रह गया। बक्सर के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम से अनबन होने की स्थिति में मीर जाफर को दोबारा बंगाल की नवाबी भी दे दी थी।
अच्छा, फिर मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके बेटे निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया और 20 फरवरी 1765 ईस्वी की गई एक संधि के तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी और उसे बंगाल का शासक एक नायब सूबेदार के माध्यम से चलाना था। और जो नायब सूबेदार था उसकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जानी थी और कंपनी की स्वीकृति के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता था। तो ये सब रहा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो बैटल ऑफ बक्सर हो गया 23 अक्टूबर 1764 को, बिल्कुल निर्णायक ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई। फिर इलाहाबादी संधि 23 अक्टूबर 1764 को, और ये 1765 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब की भी संधि तथा मुगल सम्राट की संधि, और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गया। अच्छा, अब ये देखो एक द्वैध शासन। द्वैध शासन था कि मुगल बादशाह ने निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया और इसके बदले कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद के किले और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, जिसमें हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब फिर ऐसा द्वैध शासन हो गया था कि नवाब इज हैविंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अथॉरिटी। जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार था वो कंपनी के पास था और जनता की देखरेख करना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो नवाब का काम था। इस तरीके से द्वैध शासन बंगाल में चलता रहा। देखो, इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अधिकार दीवानी वसूलने का अधिकार, जबकि निजामत जो फौजदारी संबंधी अधिकार हैं वो बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला के हाथों में दी गई। दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों का विभाजन, इसी को हम अवैध शासन प्रणाली बोलते हैं। देखो, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द कंपनी हैड द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वेयर राइट्स ऑफ निजामत जो क्रिमिनल्स हैं वो निजामुद्दौला के हाथ में थे, जो बंगाल का माइनर नवाब था। और डिवीजन ऑफ सिविल एंड निजामत रिलेटेड फंक्शन, इसी को डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। देखो, जो दीवानी वसूलती थी वो कंपनी वसूलती थी और जो निजामत है वो नवाब वाज हैविंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अथॉरिटी एंड कंपनी वाज हैविंग फुल अथॉरिटी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को बोलते थे हम द्वैध शासन, डायरेक्टरी। जो सिविल है वो कंपनी देखती है और क्रिमिनल है वो नवाब देखता है। अब और फिर इसके बाद 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मर गए थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है फिर 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो इसने जो क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो डायरची स्टेब्लिश्ड बाय द क्लाइव एंडेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772। और द्वैध शासन समाप्त होने से दीवानी प्रबंधन के साथ साथ दीवानी न्याय का उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया। विद द एंड ऑफ डायरची, responsibility of civil management as well as civil justice fell on the company। फिर आपका ब्रिटिश शासन 1757 से 1857 तक, ये देखते हैं। देखो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो स्वरूप है वो पहले तो वाणिज्यवाद का रहा है 1757 से 1813, फिर मुक्त व्यापार का रहा है 1813 से 1857, और वित्तीय साम्राज्यवाद रहा है 1858 से 1947। ये 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। देखो, तो कॉमर्शियलिज्म रहा है 1757 से 1813। भाई 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा इनकी मोनोपोली खत्म की गई थी, सिर्फ चाय पर रह गई थी और चाइना के साथ रह गई थी। फ्री ट्रेड वाला 1813 से 1857 रहा। 1857 जब क्रांति हो गई तो वो कंपनी के हाथ से महारानी के हाथों में चला गया, तो फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म बोला गया है 1858 से 1947 को। अच्छा, जो वाणिज्यवाद है 1757 से 1813, वाणिज्यवाद का स्वरूप मूलतः संरक्षणवादी था। कंपनी द्वारा अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। नेचर ऑफ कॉमर्शियलिज्म वाज बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म एंड अटेम्प्ट्स बाय द कंपनी टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट्स। अच्छा, कंपनी ने भारत में मौजूद फ्रांस जैसे विदेशी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थिति को मजबूत किया और दूसरी ओर भारतीय शासकों से आधिकारिक व्यापारिक लाभों और अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया।
अच्छा, इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख उद्देश्य थे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और राजनीति प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, गेन रेवेन्यू बाय एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अच्छा, कृषि और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? विदेशों में मांग बढ़ने के कारण भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ। इस काल में कंपनी ने ददनी व्यवस्था को प्रारंभ किया। ददनी व्यवस्था थी कि आप उसको बोल देंगे कि आप 20 दिन में काम कर दोगे, अगर और ज़्यादा काम दे दोगे और 20 दिन में काम नहीं खत्म हुआ तो 20 दिन के बाद का कोई सैलरी नहीं दोगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंपनी स्टार्टेड ददनी सिस्टम। अच्छा, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वाणिज्यवाद के इस चरण में कंपनी ने भारत के सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन दिस फेज ऑफ कॉमर्शियलिज्म द कंपनी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सोशल intervention in India. Therefore, the entry of Christian missionaries in India was restricted till 1813. 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज भी आनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, किंतु भारत में राजस्व व्यवस्था के कुशल संचालन तथा प्रशासनिक न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन की इनको आवश्यकता पड़ी। देखो, फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया and implementation of administration and judicial system there is a need to study the Indian society and culture। तो इसके लिए इन्होंने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी जैसी स्थापना होगा। जो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अच्छा, फिर ये दो तरह के ग्रुप बन गए थे। एक प्राच्यवाद था, ओरिएंटलिज्म। अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा। द अट्रैक्शन ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी इंक्रीज, इनको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। अच्छा, एक ऐसी विचारधारा विकसित हुई कि प्राचीन काल में भारतीय समाज पश्चिमी समाज की तुलना में अत्यधिक उन्नत, सुसंस्कृत और विकसित अवस्था में था। एन आइडियोलॉजी डेवलप्ड दैट इन एंशियंट टाइम्स इंडियन सोसाइटी वाज इन हाईली एडवांस्ड, कल्चर्ड एंड डेवलप्ड स्टेट कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटीज। अच्छा, इसका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। वाणिज्यवाद के इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इन दिस फेज ऑफ कॉमर्शियलिज्म द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए कॉमर्शियल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एंटिटी। अच्छा, अतः इस संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 की इसके ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को विनियमित करने हेतु प्रावधान किए। देखो, 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने कुछ पैसे की मांग की थी ब्रिटिश संसद ने। तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इतने धनवान होते जा रहे हैं, कंपनी को क्या जरूरत पड़ गई लोन की। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे और उनको लोन दे देंगे। तो 1773 इसके रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एलिजा एम्पे जिसके प्रथम चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जज थे। फिर उसके बाद आपका 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, जिसमें पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग किया गया था। अच्छा, भारत के आंतरिक शासन के संबंध में इस काल में कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी शासन को प्राप्त करना था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच प्रोविजंस वर मेड इन रिलेशन टू पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब हुई। अच्छा, ये देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य जो है कंपनी की गतिविधियों पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना था। ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन हुआ। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल बनी। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। तो उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स बने। क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 मेंबर्स काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। अच्छा, 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके एलिजा एम्पी पहले चीफ जस्टिस थे और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्हें घूस लेने और रिश्वत लेने से भी रोका गया। फिर 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट आया।
इसके द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू की गई। इन दी बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस ए सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पूर्णतः बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस वर कंप्लीटली ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अच्छा, अब गवर्नर जनरल इंग्लैंड व्यापार की अनुमति के बिना न तो किसी भारतीय राजा से युद्ध कर सकते थे, नहीं संधि। नाउ द गवर्नर जनरल कुड नाइदर फाइट नॉर ट्रीटी विद एनी इंडियन स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। एक तरह से उनका कंट्रोल बढ़ गया। फिर कंपनी शासनकाल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था, आपका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियायतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम, ये सब आए। तो इसमें जो पहला देखते हैं हम स्थायी बंदोबस्त ये जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बीसवेदारी प्रथा। तो देखो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू और भू राजस्व की एक स्थायी दर लागू। जमींदार वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था और शेष 1/11 भाग अपने पास रख लेता था। तो ये थी, मतलब 1/11 भाग अपने पास जमींदार रखता था और 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टैब्लिश किया था। जमींदारी ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थापित की गई थी। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी कि प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। पहली बार 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा बंगाल के 12 महल जिले में लागू, आगरा के अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू। लगभग 51% भूमि रैयत और किसानों को मालिकाना हक दिया गया। रैयतवाड़ी। फिर उसके बाद एक महलवारी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया। भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार, समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान अदायगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुई महलवाड़ी और ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग और लगान दर कुल उपज का 80% तक था महलवाड़ी। फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप, मुक्त व्यापार। अभी इतने डिस्कस करते हैं।